वो गाइस उस मनहवा के साथ साथ मैं और एक नए मनहवा को आज एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ। पता नहीं कि इस मनहवा को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है या नहीं, लेकिन मैंने ढूंढा जहाँ तक मुझे नहीं मिला और मेरा एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक सजेस्ट किया था, इसी वजह से मैं कर रहा हूँ। तो खैर, आप लोगों को अगर ये मनहवा पसंद आता है, मेरा अंदाज पसंद आता है, तो प्लीज जरूर से जरूर एक लाइक कर देना, वीडियो में कमेंट कर देना और एक अच्छे से लाइक शेयर करके मुझे कमेंट कर ये भी बताना कि आप लोगों को कौन सा मनहवा देखना पसंद है। और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आप लोगों के दिया गया हुआ सजेस्ट किया हुआ मनहवा एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज आप लोग नए मनहवा के नाम कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं और हो सके तो सुपर थैंक्स मेंबरशिप लेकर भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। चलो फिर हम लोग इसी कहानी के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रो सुनते हैं। डाकुओं ने जिंदगी भर सिर्फ एक ही इंसान पर भरोसा किया, अपने गैंग बॉस पर, जो उसके लिए बाप से भी बढ़कर था। लेकिन एक दिन एक पावरफुल चेयरमैन ने उससे ये छीन लिया और उसी पल डाकुओं की दुनिया ही टूट गई और एक चीज थी बची हुई, जो कि था बदला। सीधा चेयरमैन तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और उसकी बेटा पढ़ता था चाइबुल हाई स्कूल में, एक ऐसे स्कूल जहां हर एक स्टूडेंट एम्पायर का वारिस है। और दाकियोंग एक अकेली लड़की जो कि एक अंडरकवर है, वो यहाँ पर आई है सिर्फ एक ही वजह से, सच ढूंढना और अपनी बॉस की मौत का हिसाब पूरा करना, जहां बदला दिल से शुरू होता है और खत्म होता है ताकत के बीच। तो चलिए इसी कहानी को आज हम लोग देखेंगे। तो ये कहानी एग्जैक्टली उसी जगह से शुरू होता है जहाँ से हम लोगों को ये जगाया जाता है कि डाकियोंग के जो बॉस है वो मारा जा चुका है, जो कि कोरिया लीडिंग कोऑपरेशन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से था। और उसे मारा कौन था? प्रेसिडेंट ली ने, जो वो भी एक कोऑपरेशन का ही आदमी है। और डाकियोंग को तभी इसी चीज के बारे में पता चला कि प्रेसिडेंट ली ने उसे मारा है। डाकियोंग का एक पल में हर एक चीज खो गया था। ठीक इसी समय से एक साल बीत जाता है। एक लड़का अचानक से डाकियोंग के कमरे पे आते हुए बताता है कि डाकियोंग, तुम इस प्रकार से क्यों सो रहे हो? चलो अभी जल्दी उठ जाओ क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक इन्फॉर्मेशन लाया है। लेकिन डाकियोंग बताती है कि मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो लड़का जैसे ही प्रेसिडेंट ली के बारे में बात करते हैं कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, एकदम से उठ जाती है। डाकियोंग बताते हैं कि चलो वो चीज मुझे दो। लेकिन डाकियोंग के हाथ में सिर्फ एक फोटो आता है, एक स्कूल का फोटो। वो पूछने लगती है कि आखिरकार इस फोटो में क्या है, स्कूल से क्या है हमारा मतलब। तभी वो लड़का बताता है कि ये कोई एक रेगुलर स्कूल नहीं है, बल्कि चेबल कंपनी के जो कोरिया का हाईएस्ट टॉप लोग होते हैं, उन लोगों की बेटा एंड बेटियां यहीं पर पढ़ सकता है। ये चेबल का हाई स्कूल है। लेकिन फिर भी डाकियोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार स्कूल से क्या है। तभी वो बताने लगते हैं कि प्रेसिडेंट ली का भी एक बेटा है जो कि इसी स्कूल में पढ़ता है। इस बात को सुनते हुए डाकियोंग को एकदम से शॉक लग जाती है। वो कहती है कि क्या प्रेसिडेंट ली का कोई बेटा भी है? वो लड़का कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने तो ये सबसे पहले सोचा था कि इसका कोई भी वारिस नहीं है। मैं हमेशा इस बारे में डाउट करता था कि आखिरकार उसका सक्सेसर कौन बनेगा। लेकिन अभी जाके हमें ये पता चला कि आखिरकार उसका एक बेटा है। हम लोग डायरेक्ट उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते हैं। हम लोग उसकी कंपनी में बहुत बार घुसने की कोशिश भी की थी, लेकिन हम लोग फेल हो गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही करना होगा। तभी डाकियोंग बताती है कि हाँ, हमें उसी स्कूल के अंदर घुसना होगा जिस स्कूल में उसकी बेटा पढ़ता है ना? वो लड़का कहता है कि एग्जैक्टली वही है। ये प्रेसिडेंट ली ही जांग वो बहुत ज्यादा जल्दी अभी बुरा हो जाएगा और फिर उसकी जगह पे प्रेसिडेंट के रूप में उसकी बेटा को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से हमारा सबसे पहला टारगेट उसका ये बच्चा होगा। प्रेसिडेंट ली ने हमसे सब कुछ छीन लिया है, तो फिर हमारा टर्न अभी आ गया है। खैर, यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि डाकियोंग सीधा उस स्कूल के अंदर चले जाते हैं और उससे जाने के वक्त ये सब कुछ बातों के बारे में भी बताया दिया गया था कि एक्चुअली हमारे पास कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। एग्जैक्ट ये है कि वो एक लड़का है। इसी वजह से तुम्हें जो है ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जो कोई भी सस्पिशियस लगे तुम्हें उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना होगा और यही तुम्हारा काम होगा। लेकिन डाकियोंग जब स्कूल में आते हैं, बहुत सारे लड़कों को देख पाते हैं, तो वो सोचने लगती है कि यहाँ पर कहना जितना आसान है करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे लड़का है, वो कैसे इसे ढूंढेगा। लेकिन ये बात सोचते हुए जब वो आगे की तरफ जाते हैं, एक लड़की के साथ उसका टक्कर लग जाते हैं। वो लड़की एकदम चिल्लाती है, तो उसके और एक दोस्त वहाँ पर रहती है। वो कहती है कि जीयूंग, क्या तुम ठीक हो? इसी लड़की का नाम है जीयूंग। जीयूंग तभी यहाँ पर डाकियोंग को चिल्लाती है, लेकिन डाकियोंग बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं सुनती है। खैर, जैसे यहाँ पर डाकियोंग क्लास के अंदर एंटर करते हैं, तभी टीचर सारे स्टूडेंट्स को ये उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता है कि एवरीवन शांत हो जाओ,
ये हमारा स्कूल के एक नए स्टूडेंट्स है जो कि ट्रांसफर होके इस जगह पर आए हैं और तुम्हारे क्लास में उसकी नाम है ली दाकियोंग और उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करना सभी लोग। लेकिन दाकियोंग को इस जगह को कुछ खास कुछ स्पेशल नहीं दिखा। लेकिन तभी टीचर सभी लोगों को बताने लगता है कि अभी सेल्फ स्टडी का समय आ गया है, सभी लोग खुद ब खुद एकदम शांत होकर पढ़ना। सभी लोग एकदम कहता है कि यस टीचर। लेकिन तभी जीयून की नजर उसके ऊपर पड़ती है और इधर दाकियोंग की मैसेज आने लगती है फोन पे कि क्या तुमने अभी तक स्कूल में कुछ यूजुअल देखा है एनीथिंग। दाकियोंग जवाब देती है कि नहीं, लेकिन तभी वो लड़की जीयूंग उसके सामने आ जाती है। तो दाकियोंग उसे कहने लगते है कि यहाँ पर तुम किस वजह से आए हो। दाकियोंग देखते हैं कि इस लड़के का कुछ अजीब व गरीब रिएक्शन है। तभी वो लड़की चिल्लाने लगती है कि तुम कुतिया, तुमने कुछ समय पहले जो कुछ भी मेरे साथ किया था, क्या तुम उसके लिए मुझसे बिल्कुल भी माफी नहीं मांगना चाहोगे। इस बात को सुनते हुए दाकियोंग बताती है कि तुम इस जगह पर किस बारे में बात कर रहे हो। अभी ये लड़की जीयूंग इसके पीछे वाले और एक मोटी सी लड़की से पूछने लगती है कि हे किम सोजोंग, क्या तुमने अपने पापा से क्या इस चीज के बारे में कभी बात सुना है कि कोई भी लड़की दूसरी कंपनी से इसी जगह पर ट्रांसफर होकर आ रहा है स्कूल में। तभी ये जो मोटी सी लड़की है जिसका नाम है किम सोजोंग, वो बताने लगती कि मतलब क्या है। जीयूंग भी इस चीज के बारे में नहीं जानते, इसका मतलब क्या हो सकता है। तभी जीयूंग बता दी कि हाँ दैट्स राइट, इसका मतलब ये है कि वो लेवल 4 की है। मुझे लगती है कि वो यहाँ पर अपने लक के वजह से आ सकती है, मतलब आ सकी है। जीयूंग दाकियोंग को तभी समझाने लगते हैं कि देखो आज तुम्हारे स्कूल दिन में पहला दिन है, इसी वजह से शायद तुम इस चीज के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत आसानी से इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। लिसन केयरफुली, लेवल 4। लेकिन दाकियोंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लेवल 4 का मतलब क्या हो सकता है। अभी जीयून उसे समझा देती है कि देखो इस स्कूल को डिवाइड कर दिया गया है फैमिली स्टेटस के अनुसार। एक होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। और फिर वो बता देते हैं कि जैसे कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल सच ए प्रेसिडेंट्स, कांग्रेसमैन एंड बिग बिजनेसमैन, यूजुअली वो लोग लेवल 1 या 2 के होते हैं और उसके जो नीचे होते हैं वो लोग कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन, मीडियम बिजनेसमैन, फेमस सेलिब्रिटी फैमिली, रिच फैमिली से आते हैं। हमारा जो अपर क्लास के लोग होते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ सोशल मीटिंग के माध्यम से फेस टू फेस मिलते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे चेहरा कभी भी इससे पहले नहीं देखा। और फिर वो एक पेज में लेवल 4 लिखते हुए उसके सर पे चिपका देते हैं और बताता है कि दैट्स वाई। तो इसी वजह से अजय अभी तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम्हारा औकात क्या है, यानी कि तुम कहाँ पर हो। और अगर तुम मेरे साथ कंपेयर करो, मैं लेवल 2 का हूँ, तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तो इसी वजह से मैं ये कहना चाहूंगी कि तुम अगर अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो बेहतर होगा तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि तुम्हारा स्थान कहाँ पर है। चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। लेकिन दाकियोंग गुस्सा होने के बजाय उसका शुक्रिया अदा मन ही मन करने लगती है और सोचती है कि उसका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया कि उसकी वजह से मुझे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सका। अभी मुझे ढूंढना और भी ज्यादा मतलब आसान हो जाएंगी। अभी मुझे जस्ट लेवल 2 की लोगों को ही ढूंढना होगा। ऐसे समय बीत जाता है, लंच का वक्त हो जाता है। दाकियोंग भी अपना खाना लेने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर उससे अपना मील दिया जाता है और वो अपनी मील देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ऐसे स्कूल में ऐसे ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है। वो तो अपनी अभी जॉब को भी बोरिंग कह रही थी। चलो वो जैसे अपना पहला बाइट लेने वाले थे, अचानक से उसकी मोबाइल पे मैसेज आते हैं और फिर वो अपने मोबाइल को लेते हैं। तो वो जैसे अपनी फोन को हाथ पर लेती है, दूसरी साइड से कोई उसे बताने लगता है मैसेज पर कि मैंने तुम्हें कितनी बार ये बताया था कि तुम हर 1 घंटे में मुझे रिपोर्ट करोगे। लेकिन इस बात से दाकियोंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो बताने लगती है कि देखो जब मैं खाना खा रही हूँ तब मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो। तब इस बात को सुनते हुए दूसरे साइड का आदमी बताता है कि देखो तुम अभी स्कूल पर हो तो तुम्हें सबसे पहले इस एटीट्यूड को फिक्स करना होगा। लेकिन तभी दाकियोंग को ये पता चल जाता है कि उसके पीछे वही जीयन नामक लड़की आ जाती है। वो सोचने लगती है कि ये लड़की आखिरकार इस जगह पर क्यों आई है। लेकिन तभी हम लोग भी ये देख पाते हैं कि ये जो लड़की है वो आखिरकार अपनी जो बचे कच्चे खाने थे वो उसके प्लेट पर आके फेंक देते हैं और बताने लगती है कि आई एम सॉरी। लेकिन दाकियोंग को बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार उसने ये सब कुछ क्यों किया है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी है। वो उसे मारना चाहते हैं। लेकिन तभी वो अपनी थाली पर भी देखती है और ये देखते हुए नोटिस कर पाती है कि उसके प्लेट पर अभी 2 मीट के पीसेस हो गए हैं। लेकिन तभी वो उसके पास जो और एक मोटी सी लड़की रही वो उसके सामने से एक मीट को ले लेती है अपनी चम्मच से। लेकिन वो जैसे खाने वाले थे दाकियोंग उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और एकदम गुस्सा दिखाने लगती है और बताती है कि चलो जल्दी से जल्दी मुझे ये वापस कर दो।
वे जियोंग भी इस मोटी सी लड़की को ये समझाने लगते हैं कि तुम उसकी एक बार आंखों को देखो, चलो जल्दी से जल्दी तुम उसे वापस दे दो। और फिर ये बताने लगते हैं कि क्या मैं तुमसे तुम्हारे साथ सचमुच बातें कर रही हूँ, क्या तुम सचमुच ये कचरे को खाना चाहते हो। ये कहते हुए वो उस मीट के पीस को एकदम नीचे फेंक देते हैं। और फिर वो जो है दाक्यूंग के साथ कुछ बातें करना चाहती है, और उसकी खाना जब यहाँ पर दाक्यूंग की खाना जब आसमान की तरफ तैरने लगता है, यानी कि उसकी खाना हवा में थे, वो इसी चीज को देखते हुए दाक्यूंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और दूसरी साइड से उसको कोई मैसेज पर भी तंग करने लगते हैं कि तुम मेरी बातों को जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तुम अपनी इस एटीट्यूड के जल्दी से जल्दी फिक्स करो और शांत हो जाओ। इन सारे बातों के बीच में दाक्यूंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जियोंग के कलर को पकड़ते हुए एकदम से नीचे टेबल पर सटक देते हैं और उसकी गले को दबोचने लगते हैं, और एक कटे वाली चम्मच को लेकर उसकी आंखों के सामने आकर रुक जाता है। सभी लोग एकदम स्टन हो जाता है। कोई लोग तो ये भी बात करने लगते हैं कि क्या आखिरकार वो दोनों फाइट कर रहे हैं। तो उसी जगह पर हम लोग और एक लड़के को देख पाते हैं, जो कि उसी को देखते हुए दाक्यूंग को कि ये लड़की आखिरकार है कौन, वो कौन है, आखिरकार उसका इतना हिम्मत कैसे हुआ कि वो हुआंग जियोंग के साथ ऐसे लड़ाई कर रहे हैं। और तभी यहाँ पर दाक्यूंग को भी ये चीज रियलाइज हो जाता है कि वो यहाँ पर कुछ गलत कर रही है। वो सीधा वहां से निकल जाते हैं, और कुछ लड़कियां लोग आकर हुए जियोंग को समझाने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। लेकिन वहां पर मोटी सी लड़की तभी नोटिस कर पाता है कि जियोंग डर के मारे वहीं पर पी कर दी है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। और यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होकर दाक्यूंग की तरफ सीन जाता है। हम लोग देख पाते हैं दाक्यूंग जब बाहर आती है, वो मनी मन आते हुए सोचने लगती है कि मेरा ये हैबिट अभी तक मुझे नहीं गई। मतलब वो जब भी गुस्सा में आ जाती है तभी उसे खुशी महसूस होती है। लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक लड़का आ जाता है। आते तालियां मारने लगते हैं और बताने लगते हैं कि वाओ, तुम सचमुच बहुत ज्यादा कूल हो, तुमने आखिरकार ये चीज कैसे किया। तो दाक्यूंग कुछ खास जवाब नहीं देते हैं। तो वो लड़का दोबारा से ये कहता है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर कुछ समय के बाद ही दाक्यूंग को ये समझ में आते हैं कि उसे ये बताया गया है कि यहाँ पर हर एक लड़के के ऊपर उसे इन्वेस्टिगेशन करना होगा। फिर उसके बाद वो अपने नाम भी बता देते हैं कि मेरी नाम है ली दाक्यूंग और मैं इसी जगह पर नए हूँ, तो तुम्हारे बारे में क्या। और तभी वो लड़का भी अपना नाम बता देता है। वो बताता है कि आज हमारा पहला मीटिंग है, तो मेरा नाम है हान जियोंग वून। और सीधा वो लड़का उसकी फोन नंबर मांग लेता है, बताने लगता है कि क्या मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है। और कुछ लड़कियां लोग इसी चीज को देखते हुए आपस में बातें करने लगता है कि क्या सचमुच हान जियोंग इस लड़की के पास से उसकी फोन नंबर मांग रहे हैं। क्या सचमुच हान जियोंग? नो वे, बिल्कुल भी ये नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मुझे ही शादी कर सकते हैं। कुछ लड़के कहने लगती क्या तुम पागल हो गए हो। मतलब सभी लोग लड़की लोग उस लड़के को पसंद करते हैं। और फिर वो लोग यहाँ पर दाक्यूंग के बारे में भी ये बात करने लगते हैं कि आखिरकार इस लड़की का लेबल क्या हो सकता है। क्या हान जियोंग उसके साथ बातें कर रहा है या उससे नोटिस की है। कुछ लड़के कहते हैं कि आपको वो लेवल 1 की होगी। क्या तुमने अभी अभी ये नहीं देखा है कि जियोंग के साथ क्या हुआ था। लड़की लोग उसके बारे में बात करती है। खैर उसके बाद हम लोग ये भी देख पाते हैं कि दाक्यूंग उसे फोन नंबर दे देते हैं। और यहाँ पर दाक्यूंग मन ही मन ये भी सोचने लगती है कि ये बहुत बढ़िया बात है कि आखिरकार सस्पेक्ट मेरी तरफ खुद ही चल के आ रहा है। लेकिन हर किसी लोग मतलब हर कोई मेरे ऊपर इतनी ज्यादा अटेंशन क्यों दे रहे हैं। और फिर वो उसी लड़के को फोन देते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा काम हो गया। और फिर वो मन ही मन यही सोच लेते हैं कि मुझे अभी यहाँ से निकलना चाहिए। और तभी वो लड़का अचानक से उसे ये बताने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या हम लोग एक साथ टुगेदर मतलब कैंटीन पर जा सकते हैं, क्योंकि तुमने अभी तक अपना लंच भी फिनिश नहीं किया है, राइट। लेकिन दाक्यूंग बताते हैं इसके कोई भी जरूरत नहीं है। फिर दोबारा से वो लड़का बताने लगता है कि ये इसमें गलत क्या है, चलो ना, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, तुम शायद भूखे होंगे, है ना। लेकिन दाक्यूंग बार बार उसे मना करती रहती है। फिर भी वो लड़का पीछा नहीं छोड़ने चाहता है। वो बताने लगता है कि हे, क्या हम लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा सा चलते हुए बातें कर सकते हैं, मुझे एक बहुत बढ़िया प्लेस के बारे में पता है। लेकिन दोबारा से दाक्यूंग उसे नहीं कहते हैं। लेकिन फिर भी वो लड़का मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो पता नहीं क्यों ना मैं तुम्हारे पूरे स्कूल को तुम्हें एक राउंड दे दूं, क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ पर नए हो, ओके। तो दाक्यूंग तो इधर मन ही मन गुस्से में आने लगते हैं। लेकिन फिर वो उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं होते हैं। वो सीधा उस जगह से भागकर दौड़ के चले आती है एक जगह पर। और वो अभी सोचने लगते हैं कि शायद अभी वो इस समय मेरी पीछा नहीं कर रहा है। और तभी इधर दाक्यूंग का अचानक से फोन बजता है। तो वो सीधा और एक कमरे के अंदर चले जाती है।
फोन के दूसरे साइड से कोई बताने लगता है कि ऑलरेडी एक हैंडसम लड़का तुम्हें नोटिस किया है, क्या तुम उसके नाम को बता सकते हो? तभी यहाँ पर डक्यूंग उसे बता देते हैं कि उसका नाम है हान जुंग वून, और उससे कह भी देते हैं कि तुम इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करो कि इसमें कुछ यूजुअल है भी या नहीं। तभी वो लड़का को देख पाते हैं जो कि इस हान जंग वून के बारे में थोड़ा सा कुछ चीजों को सर्च करने लगते हैं। डक्यूंग उससे पूछ लेती है कि क्या तुम्हें कुछ अजीब मिला है? तभी वो लड़का बताता है कि हर एक स्टूडेंट की तरह मुझे भी इसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला उस स्कूल से। और डक्यूंग उसके ऊपर गुस्से में आ जाती है, बता लेते तुम यूजलेस हैकर कुछ तो करो। लेकिन ये हैकर लड़का बता रहा है कि देखो मैं एक हैकर हूँ, कोई ह्यूमन मतलब कोई रोबोट नहीं हूँ। वो ये भी बताता है कि वो स्कूल की सिक्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। वो लड़का उसे यही कहता है कि क्यों ना तुम सीधा अंदर जाके उसके पास से कुछ इन्फॉर्मेशन तुम ही निकालो। डक्यूंग उसके बात को सुनते हुए मन ही मन सोचने लगते हैं कि मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा है कि वो स्कूल के सिस्टम को हैक नहीं कर पा रहे, बल्कि मुझे वो बोल रहे हैं कि स्कूल के अंदर जाने के लिए। तभी वो बतलाती मुझे अभी क्या करना चाहिए। तभी ये लड़का समझाता है कि क्या तुम्हें सपोज बिल्कुल भी इस चीज के बारे में पता नहीं कि एक लड़के को कैसे पढ़ाया जा सकता है? देखो तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सिखा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम दोनों एक साथ घर वापस जाना, तुम्हें उसके साथ जो है लगातार बात करना होगा और तुम्हें इस चीज को ढूंढना होगा कि वो कहाँ पर रहते हैं। मे भी शायद तुम्हें उसे किसी जगह पर बुलाना चाहिए और एक साथ खाना खाना चाहिए और उसी जगह पर तुम उसके साथ बातें कर सकते हो। एक पॉट ऑफ स्पाइसी राइस केक विथ फुल टॉपिंग फॉर एग्जाम्पल के रूप में बता सकता हूँ। और खाना खत्म करने के बाद तुम उसे लेकर एक कॉफी शॉप पे जाओ और वहाँ पर जाके कुछ तस्वीरें खींचो और फिर उसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दो। और फिर दोनों फिर गाना गाने के लिए कोरा को गाना गाने के लिए चले जाओ और फिर उसके बाद इवनिंग में भी एक साथ चलो। और हाँ, इसके बारे में बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम ये कह रहे हो कि तुम घर नहीं जाना चाहते हो। एंड फाइनली और फिर दोबारा से तुम ये कहोगे क्या मेरे साथ रेमेन खाना चाहोगे? दैट्स ऑल, सिर्फ इतना ही। इस बात को सुनता हुआ डक्यूंग बताने लगते है कि क्या सचमुच ये काम करेगी? तो वो लड़का बताता है कि जस्ट मैंने तुम्हें जैसा बताया तुम जस्ट वैसा करते रहो। देखो आखिरकार तुम्हें एक जल्दी से जल्दी दोस्त ढूंढने की जरूरत है ताकि तुम उस स्कूल के बारे में और भी ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन निकल पाओ। डक्यूंग बताने लगते है कि ठीक है, मुझे समझ में आ गई। और अभी वो लड़का कहता है कि देखो इसके बारे में बिल्कुल भी मत भूलना है कि उसे रमेन खाना है, मतलब उसके साथ। और इसी बात को सुनते हुए डक्यूंग मन मन सोच लेती है सीरियसली वो क्या कह रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनीवे, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ चीजें मुझे करना ही होगा। और उसे तभी एक बात दिमाग में ट्रिक होता है कि यहाँ पर ऐसे बहुत से सारे लोग हैं जिन लोगों के नाम का सरनेम ली है। अगर वो अपने सरनेम को बदल लिया है तो इसके बारे में क्या ख्याल है? वो सोचने लगती है कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है यहाँ पर वेस्ट करने के लिए। और तभी यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होकर हमें उसी जियोन नामक लड़की को देख पाती है जो कि किसी को बहुत ज्यादा गुस्से में बताने लगती है कि क्या तुम मुझे अपना फोन मुझे दे रहे हो या नहीं। तभी हम लोग दूसरे साइड एक लड़के को देख पाते हैं जो कि कहता है कि मैं अपना फोन तुम्हें क्यों दूं, तुम अपने आप को क्या ही समझते हो। लेकिन तभी जियोन बताने लगती है कि तो फिर तुम उसी तस्वीर को अभी के अभी डिलीट करवा दोगे, मतलब डिलीट कर दोगे जो तस्वीर मेरे तस्वीर तुम्हारे फोन पे है। तुमने उस चीज को क्यों रिकॉर्ड किया कमीने? यानी कि जियोंग ने जो भी कर दी थी क्लासरूम के अंदर उसी चीज को इस लड़के ने जो है रिकॉर्ड कर ली है। और इसी चार सब कुछ चीजों को होते हुए डक्यूंग दूर से देख रहे थे। और डक्यूंग इसी चीज को देखते हुए मन ही मन सोच रही थी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल चिल्टन रहना चाहती हूँ, लेकिन सचमुच ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। और इधर ये लड़का इसी जियोंग नामक लड़की को बताने लगते कि क्या तेरा इतना हिम्मत, क्या तू सचमुच मेरे साथ कुछ भी कर सकता है? और वो लड़का ये भी बताता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से बात कर रहा हूँ, लेकिन जा ह्यूंग वो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ अच्छे से बात नहीं करेगा, राइट? मैं तुम्हें इस बारे में बात के बारे में अंदाजा भी है कि मेरा जो फादर है वो कितनी ज्यादा जा ह्यूंग्स के पेरेंट्स को परवाह करते हैं, यानी कि केयर करते हैं। देखो अगर तुम मेरे शरीर में एक टच भी करते हो तो जा ह्यूंग के जो पेरेंट्स है वो बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, है ना? और इसी लड़के के बात को सुनता हुआ ये जो हुआंग जी ह्यूंग है वो बिल्कुल भी एक रेस्पॉन्स करने का हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। वो अपने चेहरे पर एक एंग्री नामक वो वर्ड को कहना चाहते हैं, लेकिन वो लड़का तभी कहने लगता है कि क्या तुम गुस्से में हो? जियोंग बहुत ज्यादा गुस्से में होने के नाते भी एक शब्द नहीं कह पा रही थी। वो बता दी कि नहीं मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ। लेकिन तभी डक्यूंग अचानक से उसी जगह पर आते हैं और इस लड़के का हाथ को बहुत ज्यादा जोरदार के पकड़ लेते हैं। और वो लड़का डक्यूंग को बता लेती ये कौन सा कमीनी है, मेरे हाथ को जल्दी से जल्दी छोड़ दे। और डक्यूंग को देखते ही एकदम जियोंग भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है
और तभी डॉक्यूंग पूछने लगती कि हे चलो तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार क्या हुआ है। अभी जीयूंग उसे बताने लगते कि मैं जो है पी कर दी थी और वो अभी मुझे ये बता रही है कि वो ये सब कुछ इंटरनेट पे पोस्ट कर देंगे। इस बात को सुनता हुआ डॉक्यूंग भी बहुत ज्यादा शॉक में हो जाते हैं कि वो असल में पी कर दी है, लेकिन यहाँ पर पी तो उसकी वजह से जीयूंग ने किया था। और इधर ये लड़का तो डॉक्यूंग को बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाने लगती है और बताने लगते है कि हे क्या तुझे नहीं दिख रहा है कि मेरे हाथ में क्या चीज है? तेरा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तू मुझे यह दृष्टि से देख रहा है, तू कमीनी। और जब डॉक्यूंग उसे बताने लगती है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकती हूँ। और फिर वो उसके हाथ से फोन लेते हैं और फोन लेते ही जीयून को देती है और बताते हैं कि चलो तुम उसे अभी डिलीट कर दो। और फिर उसे ये भी बताने लगते हैं कि तुम इस चीज को अच्छे से चेक करना कि यहाँ पर कोई और कॉपी वीडियो है भी या नहीं। और तभी अचानक से यह लड़का गुस्से में आकर दाक्योंग को मारने आता है, लेकिन दाक्योंग बहुत बड़ी आसानी से डॉज करता है और एक पल में उसकी दांत को ही तोड़ देते हैं भाई साहब। और वो लड़का एकदम से नीचे गिर जाता है और दाक्योंग तभी इसी जीयूंग को बताने लगते हैं कि क्या तुम्हारा ये खत्म हो गया? वो देखिए चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और दूर से एक लड़का इन सारे चीजों को होते हुए देख रहे थे। वो चिल्लाते हुए जेह्योंग के पास चले जाते हैं, बताने लगते हैं कि जेह्योंग जल्दी जाग जाइए, जल्दी जाग जाइए। तभी ये लड़का जेह्योंग वो उठ जाता है और बताता है कि आखिरकार क्या हुआ है। तभी ये लड़का बताने लगता है कि वून जॉन को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारा गया है। तभी ये लड़का बताता है कि किसने उसे मारा है। तभी वो लड़का यही कहता है कि वही वो लड़की है, वहां से जा रही है, यानी कि दाक्योंग उसी जगह से चले जाने लगते हैं। और फिर ये लड़का ये भी बताने लगता है कि उस लड़की के नाम है ली दाक्योंग, वो यहाँ पर एक नई स्टूडेंट है। तभी ये लड़का यानी कि जेह्योंग बताने लगते है कि क्या तुम सचमुच मेरे साथ मजाक कर रहे हो? लेकिन ये लड़का कहता ही नहीं, मैं आपको सिर्फ सच बता रहा हूँ, मैं आपको साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि दाक्योंग और जीयून ये दोनों लड़की एक साथ बैठी हुई है और दाक्योंग खाना खा रही थी। तो दाक्योंग उससे पूछने लगती है क्या तुम खा रहे हो? तभी जीयून बताने लगी कि नहीं, जस्ट मैं अपना लॉस कर रहा हूँ वेट को। तो इस बात को सुनते हुए दाक्योंग बताने लगती है तो फिर मैं सब कुछ खा लूंगी। वो बताते हैं कि ओके इट्स फाइन। और यहाँ पर ये लड़की यानी कि जीयून मन ही मन सोचने लगती है कि आखिरकार ये लड़की कौन हो सकती है। और वो लड़की यानी कि जीयून मन ही मन आखिरकार सोचने लगती है कि आखिरकार ये लड़की किसी भी चीज से नहीं डरती है, यहाँ तक कि वो एकदम एक्शन मूवी की तरह फाइट भी कर सकती है। ली दाक्योंग, मैंने इसकी नाम कभी भी इससे पहले नहीं सुना है। मुझे तो इस बात से भी चिंता हो रही है कि आखिरकार ये लड़की कौन हो सकती है और वो ऐसा क्यों नाटक यानी कि दिखाता है कि वो किसी भी चीज से नहीं डरते हैं। क्या वो एक लेवल के हो सकते हैं? और उसके बाद ये दाक्योंग मतलब कि हे आई एम सॉरी, कुछ समय पहले जो कुछ भी हुआ था और दरअसल मुझे सचमुच इस चीज के बारे में पता नहीं था कि मैं तुम्हें हिट कर दूंगी। मैं कुछ और अलग चीजों के बारे में सोच रही थी, इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा अभी गिल्टी महसूस हो रही है। इस बात को सुनते हुआ जीयून बता देती कि अरे ये क्या बात कर रहे हैं। तभी वो बताते कि मैं भी तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ, मैं भी उस समय बहुत ज्यादा गलती की थी। और इसी बात को सुनते हुए इधर दाक्योंग मन ही मन सोचने लगते हैं क्या कर सचमुच ये उस प्रकार का एक लड़की है जो कि अपोलोजाइज करने के बाद इम्प्रेस फील करती है। और तभी यहाँ पर दाक्योंग उसे एक बात पूछने लगती है कि मैं एक चीज के बारे में क्यूरियस हूँ, क्या तुम हान जियोंग-फून को जानते हो? वे जीयूंग बताने लगती है कि हाँ मैं उस लड़के को तो जानता हूँ। तभी दाक्योंग उसे पूछने लगते हैं कि मुझे अभी इस बात से परवाह है कि वो किस प्रकार का एक पर्सन है। और तभी इस बात को सुनता हुआ जीयूंग बताने लगी क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो, इसी वजह से तुम इस जगह पर आए हो? इस बात को सुनता हुआ दाक्योंग को तो एकदम कैसा लगने लगते है। तभी वो बताने लगती है जीयूंग की सॉरी। तभी वो बताने लगती है कि हाँ जियोंग-वून वो हर दिन जो है स्माइल करते हैं, बट ही एक्चुअली हैज वन साइड, वो उसका साइड बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। इस बात को सुनता हुआ दाक्योंग बताने लगती क्यों? वो हमारा जब स्कूल में फर्स्ट डे थे, जब एडमिशन स्कूल थे, मतलब एडमिशन का दिन था, तो बहुत सारा सीनियर्स आए थे नए स्टूडेंट्स को देखने के लिए। और क्या तुम फॉरेन मिनिस्टर वू कांग-सिक को जानते हो? तो उसी आदमी का एक बेटा है जो कि इसी स्कूल में रहता है, जो कि फेमस है लेवल 1 के। तभी दाक्योंग भी ये पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग टारगेट क्यों कर रहे थे हांग जियोंग-वून को। तो जियोन बताने लगते हैं कि दरअसल यहाँ पर हर एक कोई जानते हैं कि जो हांग जियोंग-वून है वो लेवल 4 का है, लेकिन मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिरकार उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है तो इस वजह से उसे शर्मनाक महसूस होते हैं या नहीं। लेकिन उसी दिन के बाद से हांग जियोंग-वून का लाइफ स्कूल में एकदम मिसरेबल बन गए थे, इवन एकदम वायलेशन भी हो गए थे। मतलब ये बहुत बार होते आए हैं उसके साथ। हालांकि हांग जियोंग-वून इन चीज को हर वक्त इग्नोर करते थे,
लेकिन बिकॉज ये जो लेवल 4 के लोग हैं उन लोगों को हर वक्त सफर करना पड़ता है। लेकिन अचानक से एक दिन एट द आर्ट क्लासेस में सीनियर्स लोग एक बकेट ऑफ वाटर उसके शरीर में दे दिए थे। जहां तक हान जियोंग की बात है, जो कि यूजुअली बहुत ही ज्यादा स्माइल करते हैं, लेकिन उस दिन अजीब कुछ हरकतें करने लगे। जब पूरी तरह से एटमॉस्फेयर एकदम से हैवी हो गया था, मैं ये सोची थी कि यहाँ पर कुछ तो अजीब सा चीज आज होने वाले हैं, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर कुछ गलत हो गए थे। उस दिन कुछ भी बुरा सा चीज नहीं हुआ था, बट इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम माई प्रेडिक्शन। द डे जस्ट पास अवे। द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन सीनियर्स लोग अचानक से गायब होने लगे और किसी को इस चीज के बारे में पता नहीं कि आखिरकार वो लोग कहाँ गए। और उसके बाद जियोंगन ये भी बताने लगते हैं कि इसके बाद ही बहुत सारे और भी रूमर्स आने लगे हैं। आफ्टर दैट नो वन नो एनीथिंग अबाउट हिम, और वो भी एक फॉरेन मिनिस्टर का बेटा था। तो यहाँ पर वो सोचने लगती है डाकियों की क्या सचमुच ये सब कुछ चीजें हो सकता है, ये पॉसिबल क्या हो सकती है। और तभी यहाँ पर जियोंग बताने लगते हैं कि दैट्स व्हाई एवरीवन सेड कि ही किल्ड हिम, यानी कि उसने मार डाला है। तब अचानक से उन लोगों के पास से कोई कहता है कि वाओ, क्या तुम्हें सचमुच ये लगता है कि मैंने उन लोगों को मार डाला है? तुम्हारा इमेजिनेशन तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। वो यहाँ पर जैसे ही हांग जियोनून ये बताने लगता है कि तुम्हारा इमेजिनेशन तो बहुत ही बढ़िया है, इस बात को सुनता हुआ जियोंग एकदम से घबराए सा जाती है। वो यहाँ पर सोचने लगते हैं कि आखिरकार कौन सा वक्त वो इस जगह पर आए थे। खैर तभी हम लोग देख पाते हैं दाक्यूंग उसकी हाथ को पकड़ लेते हैं, यानी कि हान जियोंग का, और पकड़ते हुए बताने लगते हैं कि चलो तुम मेरे साथ बाहर चलो। वो बताने थी कि तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो आखिरकार। तभी दाक्यूंग मन ही मन सोच रही थी कि ये जो लड़का है, मुझे इस बारे में अभी आश्चर्य हो रही कि वो कौन से वक्त इस जगह पर आके बैठा हुआ था। लेकिन यहाँ पर दाक्यूंग उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाते हैं और फिर दीवार पर सटकता हुआ बताने लगती है, तुम मुझे आखिरकार फॉलो क्यों कर रहे थे? इस बात को सुनता हुआ हंसने लगता है और बताइए बिकॉज मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा सा क्यूरियस था, इसी वजह से। और दाक्यूंग उसके बिहेवियर को देखते हुए वो मन ही मन सोच लेते कि आखिरकार वो मुझे देखते हुए स्माइल क्यों ही कर रहे हैं और मुझे ये करना चाहिए, यानी कि वो लड़का उसे जो बात बोला था वही बात उसे करना चाहिए। और तभी दाक्यूंग उसे पूछ रही थी कि हे यू, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? इस बात को सुनता हुआ हांग जियोंग वो हंसने लगता है और इसी चीज को देखते हुए दाक्यूंग सोचने लगती है कि क्या वो सीरियस हो रहा है? ये इतनी ज्यादा आसान कैसे हो सकता है? और तभी दाक्यूंग कहता है कि अभी मेरा ये अपॉर्चुनिटी है, यानी कि दाक्यूंग मुझसे कुछ बात कहना चाहते हैं। लेकिन दाक्यूंग यहाँ पर हिचकिचा रही थी वो बात कहने के लिए। लेकिन वो लड़का हान जियोंग उससे कहता है कि जो भी तुम्हें कहना है तुम कह सकते हो। दाक्यूंग मन मन यही सोच लेते कि सच मुझे ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तभी अचानक से वो लड़का बताता है कि क्या तुम रेमेन, या अभी वो लड़का ही बता देता है कि मैं जो है रेमेन खाना चाहता हूँ। तभी ये सुनते हुए दाक्यूंग भी कहने लगी चलो तो फिर हम लोग एक साथ क्यों ना रेमेन खाते हैं। लेकिन अजीबोगरीब फेस शेप बनाकर वो बात करते हैं और इसी चीज को देखता हुआ हान जियोंग वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये किस प्रकार से एक फेस से बना रहा है वो। तो फिर दोबारा से दाक्यूंग कोशिश करता है कि खाने के बारे में, लेकिन दोबारा से उसका चेहरा ऐसा ही होता है। तो हान जियोंग बताने लगता है तो फिर क्या मेरे घर में? वो बताता है कि यस, लेकिन यस कहती हुई वो कहने सोच रही थी कि ये मैंने क्या कह दिया। और इसी बात से जो है हान जियोंग हंसने लगता है उसकी बात को सुनता हुआ और बताने लगता है कि तुम सच मुझे बहुत ही ज्यादा फनी हो। ओके, स्कूल खत्म होने के बाद हम लोग एक साथ हमारे घर पे जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगा। इस बात को सुनते हुए दाक्यूंग मन मन सोचने लगती है कि क्या ये इतनी ज्यादा आसान है। खैर उसके बाद उन लोगों का स्कूल खत्म हो जाता है। सभी लोगों को ये बताया जाता है कि क्लास अभी खत्म हो जाएगा, मतलब सभी लोग अभी ध्यान से घर वापस चले जाना। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि दाक्यूंग के लिए हान जियोंग भी उसके लिए मौजूद रहते हैं उसी जगह पर और बताने लगते कि चलो फिर हम लोग चलते हैं। उसके बाद वो दोनों मिलते हुए एक के साथ जाने लगते हैं। हान जियोंग उससे पूछने लगते हैं कि तुम सडनली रेमेन क्यों खाना चाहते हो? तुम तो पूरे दिन मुझे अवॉइड करते आए हो। इस बात को सुनता हुआ दाक्यूंग उससे अवॉइड करते हुए, यानी कि आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हुए बताने लगते हैं कि सडनली मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई थी इसी वजह से। बट क्या तुम्हारी पेरेंट्स घर में नहीं है? इट इज ओके अगर मैं तुम्हारे घर में चले जाऊँ तो? इस बात को सुनता हुआ हान जियोंग बताने लगती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अकेले में रहता हूँ। इस बात को सुनता हुआ दाक्यूंग सोच ली अरे बाप रे, अकेले? मुझे तो ये भी सोचना चाहिए था कि वो अकेले में रहते हैं। तो हान जियोंग बताते कि ओह माय गॉश, बट क्या तुम इस चीज में ठीक हो? बट आर यू ओके विद दैट? वो बता रही कि मैं फर्स्ट टाइम किसी लड़के के घर पे जा रही हूँ। इस बात को सुनते वो बताइए कि हाँ मैं पहली बार जा रही हूँ। खैर उसके बाद वो लोग घर पे पहुंच जाते हैं।
हान जियोंग आते ही बताने लगते हैं कि चलो अभी हम लोग आ गए हैं। इधर उधर घूमते हुए डक्योंग उसके घर के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन प्रवेश करते हुए वो देख पाते हैं कि उसकी रूम एकदम टीडी एंड क्लीन है, यानी कि बहुत ज्यादा साफ सफाई कर रखने वाले रूम है। और वो उसे सोचने लगती है कि क्या उसके घर में कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल भी सकते हैं। तभी हान जियोंग उसे पूछ लेती है, क्या तुम कुछ पीना चाहोगे, कॉफी, वाटर या जूस। डक्योंग उसे पूछते हैं, कहती है कि हाँ मुझे जूस चाहिए। और फिर वो उसे जूस देते हैं और बता लेते हैं कि तुम इस जूस को पीते हुए मेरे घर का एक चक्कर लगा सकते हो, और तब तक मैं तुम्हारे लिए जो है रेमेन बना कर लाती हूँ। खैर उसके बाद वो जूस पीने लगते हैं, और जूस पीने के वक्त वो उसकी लैपटॉप से यानी कि कंप्यूटर से उसकी पेन ड्राइव को चोरी कर लेते हैं और सोचने लगती है क्या वो सचमुच इस घर में अकेले रहते हैं, मतलब लिटरली इस घर में कोई भी डस्ट नहीं है। और रूमर्स के हिसाब से उसका फैमिली का अगर बैकग्राउंड वो माने तो उसके फैमिली का बैकग्राउंड ये है कि वो लोग बहुत ज्यादा क्वाइट सिंपल है। तभी उसे अचानक से उसी जगह पर एक फोटो की एल्बम दिखती है, और फोटो की एल्बम वो खुलते ही वहां पर वो हान जियोंग के सारे के सारे तस्वीर को देख पाते, जो कि सिर्फ उसी का सिंगल फोटो होते हैं। वो सोचने लगती है वो थोड़ा सा भी बदला नहीं है, और इन सारे फोटो को देखते हुए ये लग रही है कि वो एकदम इमोशनलेस है हर एक तस्वीर पे। लेकिन अचानक से वो इतनी ज्यादा हंस क्यों रहे थे। और फिर उसे एक बात भी समझ में नहीं आ रही थी कि इतनी ज्यादा फोटो है लेकिन एक फोटो में भी उसके पेरेंट्स की तस्वीर भी नहीं है। तभी हान जियोंग उसे पुकारता है कि हे डक्योंग। तभी डक्योंग उसके पास जाने लगते हैं तो पूछने लगते हैं डक्योंग से कि तुम रेमेन में कितनी ज्यादा एग खाओगे। डक्योंग उसे कहते हैं कि मेरे लिए ऑफकोर्स तुम 2 देना, ठीक है। वो बोलते कि ओके। और ये कहते वो जैसे उसके लिए रेमेन को बाहर लेकर आए थे, तभी डक्योंग उसे कहते हैं कि क्या मुझे और भी थोड़ा सा जूस मिल सकते हैं। तो वो बताने लगती कि हाँ ठीक है, फ्रिज पर है, तुम मेरे लिए भी लेकर आना, ठीक है। ये कहते आगे की तरफ जाने लगते, लेकिन डक्योंग के हाथ से उसका रेमेन का टक्कर लग जाता है, और इसी वजह से सारा का सारा हॉट वाटर उसके शरीर में आ जाता है, यानी कि हान जियोंग को। और फिर सीधा उसे बाथटब के वहां पर ले जाते हैं और उसके कपड़े को धोने लगते हैं डक्योंग। तो हान जियोंग बताते कि इट्स फाइन, डोंट वरी, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन डक्योंग उसे बताने लगती कि हे तुम ये क्या बात कर रहे हो, ये जो बॉइल्ड वाटर तुम्हारे शरीर पर गिर गया है। हान जियोंग बताने कि ये इतनी भी ज्यादा सीरियस नहीं है। डक्योंग कहती कि तुम चुप रहो। और फिर वो ये कहते हैं, मन ही मन सोचने लगती कि आखिरकार आज मेरे साथ क्या हो गया है, मतलब वो उसकी इतनी ज्यादा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो क्यों, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वो उसके चेहरे को यानी कि बॉडी को देखते हुए सोचने लगती है कि उसका जब मतलब वो जब शर्ट पहनती है तो उसे बहुत ज्यादा स्किनी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। और मैंने वांग जियोंग के पास से भी इस बात को कुछ समय पहले ही सुन रही थी, मे बी तभी वो कुछ बात सोचने वाली होती है। लेकिन हान जियोंग बताते डक्योंग तुम मेरी पेट को इतनी समय से घूर क्यों रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। और इसी बात को सुनता हुआ डक्योंग कह लेती क्या, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं तुम्हें घूर रही हूँ, ठीक है तुम अपनी पैंट को 10 मिनट के बाद चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये कहते हुए सोफे पर बैठते हुए वो अपने रेमेन के बारे में सोचने लगती है। और फिर वो जैसे आती है तो डक्योंग उसे बताती कि तुम अभी खड़ा हो सकते हो। तो जैसे वो खड़ा होता है वो उसकी पेट पर थोड़ा सा बैंडेज लगा दे रहे थे, और फिर ये भी बताते हैं कि लकीली इतनी भी ज्यादा सीरियस नहीं है, और इसे लगता है कि ये 1st डिग्री का एक बर्न है। लेकिन मुझे लगता है कि कल तुम्हें फिर भी चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल पर जाने की जरूरत है, और वैसे तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। और तभी यहाँ पर हान जियोंग उसे बताने लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें वांग जियोंग जियोंग कुछ बताया है, और वैसे भी आज जानने के बाद तुम मुझे मदद कर रही हो। ऐसा लग रहा है कि मूवी का कोई एम्प्लॉई ऐसा करते हैं। और इसी बात को सुनते हुए एकदम से डक्योंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे सबसे पहले तो ये लगा था कि हान जियोंग को उसके बारे में पता चल गया है, लेकिन वो जस्ट अभी एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहे हैं। वो सोचने लगती है कि हाँ वैसे भी तो मैं एम्प्लॉई हूँ। खैर अचानक से यहाँ पर डक्योंग को क्या होता है, वो सीरियस मूड में आ जाती है। वो बताती है कि चलो अभी यहाँ पर बैठ जाओ, फ्रॉम नाउ ऑन मैं तुम्हें कुछ ऑनेस्टली क्वेश्चंस पूछूंगा और तुम उसके सवाल को जवाब दोगे। और फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम कब से और क्यों इस जगह पर अकेले रह रहे हो। और इस बात को सुनता हुआ हान जियोंग बतलाती कि मैं जस्ट अकेले रहना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं रहता हूँ। और यहाँ पर डक्योंग ये भी पूछ रही थी कि तो फिर तुम अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स का जो ये रिलेशनशिप है क्या तुम अच्छा नहीं है, क्या तुम्हारा पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा बिजी है इस समय। तो हान जियोंग ने ये बताता है कि हम लोग इतने भी ज्यादा करीब नहीं है। डक्योंग पूछने लगती है कि क्यों तुम लोग करीब नहीं हो, और तुम्हें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तुम इस सवाल के जवाब देने में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो। और क्या जियोंग ने जो कुछ भी बातें कहा था उस समय, क्या वो सब कुछ बातें सच है, क्या उस समय जो कुछ भी चीजें हुआ था वो सब कुछ क्या ठीक है। तब इन सारी बातों को सुनता हुआ हान जियोंग कहती कि हे डक्योंग तुम यहाँ पर मेरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो नहीं आए हो ना, बिल्कुल भी। और तभी डक्योंग अचानक से जाग से जाते हैं, बोलते कि सॉरी मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी। और इसी चीज को देखते हुए हान जियोंग मन ही मन सोचने लगती है कि थैंक गॉड कि वो वापस आ गए हैं। वो बताने लगी इट्स ओके।
और फिर वो ये भी बताने लगती है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सवालें पूछ ली है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि तुम मेरे बारे में इतनी भी ज्यादा क्यूरियस हो भी या नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम कौन से स्कूल से यहाँ पर ट्रांसफर होकर आए हो? और तभी यहाँ पर जो डाक्यूंग है वो बताने दी कि मैं एक आउटसाइड के सोल की आउटसाइड से एक स्कूल से आए हूँ। और वो डाक्यूंग बिल्कुल इस बारे में जानते थे कि बहुत सारे लोग उसे इस बारे में पूछेंगे, तो इसी वजह से वो सबसे पहले इसका ही तैयारी करके आए थे। और फिर उसे ये भी पूछने लगती है कि तुम इस स्कूल में मूव क्यों हुए? तो तभी इस बात को सुनता हुआ डाक्यूंग बताने लगती है कि क्योंकि हमारे घर यहाँ पर नए घर लिए है, इसी वजह से। और इस बात को सुनता हुआ हान जी उन बताने लगता है कि तुम्हारा पेरेंट्स का सच मुझे मानना पड़ेगा एबिलिटी है, ट्रांसफरिंग ऐसे भी स्कूल में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, राइट? और इस बात को सुनते हुए वो मन ही मन सोच लेती था क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बिल्कुल भी बातें करना नहीं चाहती हूँ। और तभी यहाँ पर हान जी-उन बताने लगता है, सेंडिंग देयर डॉटर टू ए हाई लेवल स्कूल लाइक दिस, मुझे लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स सचमुच बहुत ही अच्छे हैं। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो रहा हूँ। और इस बात को सुनता हुआ डाक्यूंग बताने लगे कि माय मॉम वो जस्ट सिंपल है, वेरी काइंड पर्सन। और तभी उसकी मॉम के बारे में वो सोच रही थी कि डाक्यूंग मोर देन एनीवन आई बेटर इफ यू डिड नॉट एक्सिस्ट, यानी कि वो उसकी मॉम ही बताई थी, उसको ऐसा लगती है। और इसी बात को वो सोचती हुई बहुत ज्यादा थर वो कांपने भी लगते हैं। और फिर वो बताए कि दैट्स ऑल, मुझे अभी घर जाने की जरूरत है। और इसी बात को सुनता हुआ हान जी-उन बताने दी, क्या इतनी ज्यादा जल्दी तुम जाना चाहते हो? और इसी चीज को सुनता हुआ डाक्यूंग मन मन सोचने लगते हैं कि ऑलरेडी मैंने उसकी यूएसबी को ले ली है, मुझे अभी घर जाना चाहिए। और तभी वो बताने लगते हैं कि हान जी-उन कि एक मिनट रुको, तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज के बारे में पता नहीं कि रेमेन खाने का मतलब क्या होते हैं? इस बातों को सुनता वो बतलाती, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब डाक्यूंग कहती है उसे, वो बताती कि आई नो यू, तुमने ये बताया था कि तुम्हें रेमेन खाना है। तो इसी बात को सुनता हुआ डाक्यूंग उसे कहती कि तो फिर क्या हुआ, इसमें गलत क्या है? और इसी बात को सुनते हुए हान जी-ह्यून वो हंसने लगता है और बताने लगती कि एक कोरिया में अगर कोई भी लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रेमेन खाना चाहता हूँ आफ्टर डेटिंग, इसका मतलब होता है कि वो डैश करना चाहता है उस लड़के के साथ। इसी बात को सुनता हुआ एकदम से डाक्यूंग शॉक में आ जाती है क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, उसे तो उसने बताया था। और तभी यहाँ पर हान जी-ह्यून ही उसे कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी इस चीज के बारे में पता नहीं है कि किसने तुम्हें इस चीज के बारे में बताया, बट इट्स रियली नॉट फन। और तभी इस बात को सुनते हुए डाक्यूंग मन ही मन उसी लड़के को गालियां देने लगता है कि इस कमीनी की वजह से ये सब कुछ चीजें हुआ है। और तभी अचानक से हान जी-ह्यून से बताइए तुम यहाँ पर क्या और लंबे समय के लिए थोड़ा बहुत रह सकते हो? तभी डाक्यूंग कहने लगते हैं कि मुझे एक फोन करने की जरूरत है। ये कहते हुए वो बाहर निकल आ जाती है और बताने लगती है कि हे, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मैं हान जी-ह्यून के घर में हूँ, लेकिन उस साइड से कोई जवाब नहीं आता है, सिर्फ ये हेलो हेलो करते उस साइड से उसे चिल्लाने की आवाज आती है। और जैसे वो चिल्लाने की आवाज सुनते हैं वो सीधा वहां से निकलने लगती है और बताने लगती है कि सॉरी मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया, मुझे अभी के अभी जाना होगा। वो सीधा वहां से निकल जाते हैं और यहाँ पर हान जी-ह्यून को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो इतनी ज्यादा तेजी से क्यों निकल गए। और दूसरी साइड हम लोग यहाँ पर डाक्यूंग को देख पाते जो कि बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ने लगती है और मन सोच लेती कि उसके ऊपर कौन हमला कर सकते हैं। मैं तो ये सोच रही थी कि हम लोगों को एग्जिस्टेंस के बारे में किसी को भी नहीं पता है। और सीधा वो उसी जगह पर जाते जो ती-ह्यून को चिल्लाते हैं और देख पाते हैं कि जो ती-ह्यून बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं और वो उसको देखते उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है उसे भी मारने के लिए। और तभी यहाँ पर जो आदमी डाक्यूंग को मारने के लिए आया था, डाक्यूंग को भी सेंस हो जाता है, वो इसी लड़के को अटैक को बहुत ज्यादा आसानी से डॉज कर लेते हैं। और डॉज करते हुए ये भी पूछने लगती है कि तुम आखिरकार हो कौन? और फिर उस लड़के के मुंह पे एक बहुत ज्यादा जोरदार का पंच मारती है और वो लड़का कुछ दूर खिसकते हुए नीचे गिर जाती है। डाक्यूंग मन ही मन इधर यही सोचने लगती है कि उसे इस जगह के बारे में कैसा पता चला, क्या ये सचमुच प्रेसिडेंट ली का ही काम हो सकता है? और वो लड़का तभी दूसरी साइड से उठ सा जाती है और उससे वो अपनी नाइफ को बाहर निकालते हुए वो डाक्यूंग के हाथ में कट मारते हुए वो सीधा वहां से भागने लगता है। डाक्यूंग चिल्लाती है कि तुम उसी जगह पर रुको, लेकिन डाक्यूंग इधर उसकी पीछा भी नहीं कर सकते क्योंकि उसका कलीग भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल है। खैर उसके बाद कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर देख पाते हैं उसकी कलीग अभी हॉस्पिटल पर लेटे हुए है। वो साक्षात जाती है, जागते वो डाक्यूंग को पुकारने लगता है। डाक्यूंग उसे बताने लगी कि क्या तुम जाग गए हो? वो डाक्यूंग से पूछने लगता है तुम्हारा हाथ में क्या हुआ है? डाक्यूंग उसे यही बताने लगी देखो तुम बिल्कुल भी हिलो मत ज्यादा, क्योंकि नहीं तो तुम अपनी घाव पर ही टच कर लोगी। और फिर डाक्यूंग उसे यही पूछने लगती कि चलो तुम मुझे ये बताओ अभी वहां पर क्या हुआ था, क्या तुम उस आदमी ने तुम्हारे ऊपर चोट मारा था, मतलब तुम्हारे ऊपर मारा था? ये सुनता हुआ ये लड़का बता दे कि हाँ उसने मेरे ऊपर ही मारा था।
मैं अभी कुछ ये याद कर पा रहा था कि यानी कि याद कर पा रहा हूँ कि वो मेरे कंप्यूटर में से कुछ लेने की कोशिश कर रहा था। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था हमारा, लेकिन उन्होंने मुझे क्यों नहीं मारा। अभी मेरे दिमाग में बहुत सा ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस जाग रहे हैं। और वैसे भी वो उस जगह पर अकेले आए थे। इन सारे बातों को सुनता हुआ डाक्यू मुझसे कहने कि चलो अभी रुक भी जाओ, अभी इन सारे बातों के बारे में सोचने का कोई भी पॉइंट नहीं है। फर्स्ट हमें और एक नए ऑफिस ढूंढने की जरूरत है और अभी हमारा ट्रस्ट को इरेज भी करने की जरूरत है। और फिर डाक्यूंग ये भी बता लेते हैं कि मैं जो है हान जी मून के घर से उसके कंप्यूटर से एक यूएसबी को लेकर आया हूँ। और इसी बात को सुनता हुआ लड़का कहते हैं कि रियली, तो फिर तुम दोनों उस घर में यानी कि हान जी मून घर में क्या किए थे। और इसी बात को सुनता हुआ डाक्यूंग उसकी पेट में एकदम जोर से मारने लगती है और बताने लगते है कि तुम्हें शायद मुझे इससे पहले इस बारे में बता देना चाहिए कि ईटिंग ग्रामीन्स का मतलब क्या होते हैं। क्या तुम सचमुच मानना चाहते हो। वो पशु पेशेंस के साथ बहुत ज्यादा बुरी बर्ताव करने लगती है डाक्यूंग। और तभी वहाँ पर नर्स भी आ जाती है। नर्स को देखते हुए वो चिल्लाने लगती है कि प्लीज आप मुझे मदद कीजिए। और तभी नर्स इसी चीज को देखते हुए एकदम से डाक्यूंग को चिल्लाने लगती है और गालियां भी देने लगती है। क्या पेशेंट को कोई इस प्रकार से ट्रीट करते हैं, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। यानी कि वो नर्स जो है डाक्यूंग को एकदम बाहर कर देते हैं। और डाक्यूंग इन सारे बातों को सोचते हुए सीधा वो टेरिस पे चले आते हैं, यानी कि छत के ऊपर। वहां पर आते ही वो अपनी माँ के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पर उसे ये लगती है कि उसकी मॉम उसे ये बात कर रही है, तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो, तुम्हें इतनी भी ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगर तुम्हारा बॉस इसी जगह पर जिंदा रहता, वो भी मुझे लगता है कि डेफिनेटली मेरे जैसे ही सेम बात करती। तो उसके बगल में एक लड़का भी मौजूद रहता है और वो लड़का कोई नहीं बल्कि वो उसी स्कूल का स्टूडेंट है। तो फिर इधर डाक्यूंग मन ही मन यही सोचने लगती है कि यहाँ पर मैं जस्ट अपनी समय को बर्बाद कर रही हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी एक नए ऑफिस को ढूंढने की जरूरत है। वो जैसे आगे की तरफ जाने लगते तभी अचानक से वो लड़का पीछे से उसे पुकारते है, ली डाक्यूंग। और डाक्यूंग जैसे उसको तरफ देखने लगते हैं, डाक्यूंग बिल्कुल भी उसे नहीं पहचानते हैं। डाक्यूंग उसे कहने लगती है कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला। और तभी इस बात को सुनते हुए ये लड़का बताता है कि तुमने तो वून जू को नॉकआउट किए थे, है ना। तब इस बात को सुनता हुआ बताती कौन ये वून है। और तभी वो लड़का वून जिस लड़के को डाक्यूंग ने पीटा था स्कूल में, वो ही लड़का आ जाते हैं। वो आने के बाद ये भी बात कर रहे थे कि अगर मैं उस लड़की के साथ मिलती हूँ तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो ये बात जैसे ही कहती है उसके सामने वो लड़की भी मौजूद रहती है और उसे देखते ही एकदम से उसका खून खोल जाता है। वो कहने लगता है कि ये वही है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और वो उसे दोबारा से मारने के लिए आता है, लेकिन ये लड़का उसे रोक देते हैं। और तभी ये लड़का पूछता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे थे। और फिर वो डाक्यूंग को ये भी बताने लगता है कि मैं जस्ट इसी वजह से यानी कि जिया हूं के वजह से तुम्हें इस बार छोड़ा हूं, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो वहां से अंदर चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर डाक्यूंग को समझ में आ जाती है कि यही वो कमीना है वून जोन। बट तुमने उसे रोका क्यों, यानी कि इस लड़के को डाक्यूंग कहते हैं। तभी ये लड़का उसे बताता है ये इसी वजह से क्योंकि मैं पेरेंट्स को बिल्कुल भी इसी चीज में घिसना नहीं चाहता हूँ और तुम्हें मुझे लगता है कि फाइटिंग करना छोड़ देना चाहिए और स्कूल में एक नॉर्मल लड़की जैसे बिहेव करती है वैसे बिहेव करना चाहिए। और तुम इस बार बहुत ज्यादा लकी हो कि इस बार वो तुम्हें जाने दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी। तभी अचानक से डाक्यूंग उसके हाथ से सिगरेट को ले लेती है बहुत ज्यादा तेजी से और बोलती है कि दैट्स राइट, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। और वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तभी ये लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है ली जिया हूँ। और तभी ये कहती हुए मन ही मन सोच रही थी कि वो कब मेरा हाथ से सिगरेट को ले लिया। तो डाक्यूंग उन्हें बताने लगती कि अच्छा तो फिर तुम्हारा नाम है ली जार हुआंग। और ये कहते हुए वो उसकी सिगरेट को नीचे फेंकते हुए बताने लगते जस्ट एडल्ट लोग ही स्मोक कर सकते हैं और तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा यंग हो। ये कहते हुए वो वहां से निकल सा जाती है। और यहाँ पर ली जार वो सोच रही थी कि वो तो मेरे जैसा ही सेम एज का है, लेकिन इतनी ज्यादा तेज कैसे हो सकते हैं। और फिर वो उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचने लगती है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि क्लासरूम के अंदर टीचर क्लास रही थी और डाक्यूंग यहाँ पर क्लासरूम के अंदर ही सो जाती है। तभी मिस टीचर बताने लगती है कि आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, थैंक यू फॉर टुडे। डाक्यूंग इधर सो रही थी, तभी डाक्यूंग को अचानक से यहाँ पर हान जिंग मून वो पूछने मतलब पुकारने लगता है कि हे डाक्यूंग। तभी डाक्यूंग उसे कहती है कि who's that, कौन है। तभी यहाँ पर हान जिंग मून बताने देगी क्या तुम कल सेफली घर वापस चले गए थे। तभी हम लोग देख पाते हैं कि डाक्यूंग के मुंह से तो लाल टपक रहा था वो नींद में। वो बताने लगती कि ऑफकोर्स मैं घर पे वापस चली गई थी। तो फिर वो ये कहने लगती कि तो फिर मैंने तुम्हें कुछ मैसेज कल भेजा था, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं दिए थे। वो बोलती थी क्या मैसेज। तभी वो एग्जैक्टली हम लोगों ने फोन नंबर को एक्सचेंज भी किए थे। तो डाक्यूंग कहने लगती कि ठीक है मेरी फोन
वो फोन ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से हान जिंग उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। तो डाक्यून उसे बताने लगती क्या तुम पागल हो गए, चलो तुम मेरे अपने हाथ को छोड़ दो। लेकिन तभी अचानक से हान जिंग उसके हाथ में जो पट्टी बंधी हुई है उसको वो देखते हैं, और यहाँ पर डाक्यून भी बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं। तो हान जिंग वो पूछने लगता है चलो तुम मुझे बताओ कि किसने ये किया है। डाक्यून कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन दोबारा से हान जिंग पूछने लगती है मैं ये तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ये चीज किसने किया है। और तो उसके बाद हान जंग उसे हॉस्पिटल के आसपास, मतलब उन लोगों की स्कूल के एक हॉस्पिटल रूम है वहां पर लेकर चले जाते हैं। वहां पर लेकर जाते हुए बताने लगते हैं कि अच्छा तो फिर तुम रोड साइड पर गिर गए थे। डाक्यून भी बोलते कि हाँ, लेकिन ये कहते हुए वो मन ही मन सोचने लगते कि ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझे डांट रही है। तभी इस बात को सुनता हुआ हान जंग बताने लगती कि रियली तुम्हें सचमुच ये भी पता नहीं कि कैसे झूठ बोला जाता है। तभी डाक्यून बताते नहीं मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। तभी इस बात को सुनता हुआ हान जंग पता लगती रियली तो फिर तुम मुझे बताओ कि कहाँ पर। तभी वो कहते हैं कि जाओ तुम जाकर, वो लोग मतलब झगड़ा करने लगती है वैसे ही। और तभी झगड़ा करने के मतलब वक्त डाक्यून बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो सोचने लगती है कि क्या वो सचमुच मरना चाहती है, मैं उसे मारना चाहती हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसकी फोन बजने लगती है, और जैसे उसकी फोन बजने लगती है हान जंग उसकी फोन की तरफ जाने लगते हैं। इसी चीज को देखते हुए डाक्यून मन में सोच लेती है कि वो मेरी फोन की तरफ क्यों जा रहे। तभी सोच में आता है कि नहीं धत्तरी की। वो जैसे फोन लेने के लिए चाहते हैं तभी वहां पर जाते हान जंग देख पाते हैं कि जो तिया वुंग फोन की है उसे, जो तिया वुंग। तभी इसी चीज को देखते हुए वो बताते कि देखो तुम्हारे फोन में किसी ने फोन किया है डाक्यून लोग, लेकिन ये कहने वाले होते हैं। लेकिन अचानक से डाक्यून उसके पास आ जाते हैं, आते मोबाइल को छीनने लगते हैं। लेकिन वो बताता है कि ऑलराइट चलो तुम मुझे फोन दे दो। लेकिन हान जंग उसे बिल्कुल भी फोन को नहीं देते हैं, और इसी चीज से डाक्यून गुस्से में आ जाती है, बताती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे ये फोन दे दो। तब इसी बात को सुनता हुआ हान जंग कहने लगता है कि ये चौथिया वुन कौन है, क्या ये वही बंदा है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाया है। इसी बात को सुनता हुआ डाक्यून गुस्से में आ जाती है, बताइए कि अगर उसने मुझे चोट भी पहुंचाया, अगर वो मुझे कल्पित भी है तो तुम्हारा क्या लेना देना, अभी वो मेरा बॉडीगार्ड है। चलो ठीक है अभी चलो फोन मुझे दे दो। और तभी इस बात को सुनता हुआ हान जंग बोलते होता है कि तुम मुझे अभी सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, और वैसे भी तुम्हें बॉडीगार्ड का कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन डाक्यून तो माने मन इधर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने लगती है कि आखिरकार वो क्या करे। वो एकदम उसके पास से छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा छीनने की कोशिश करने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी उसके हाथ से फोन नहीं छीन पाती हैं। और फिर कहने लगी चलो मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो, मुझे ये दे दो। और फिर वो फोन को जैसे पकड़ लेती है, वो समझते हैं कि उसे फोन मिल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मिलता है, बल्कि उसी जगह पर जिया हुआ नामक वही लड़का अंदर आ जाते हैं। वो आता ही बताते टीचर अभी मेडिसिन के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक से वो ये नीचे देख पाता है कि डाक्यून और हान जंग वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे उठे हुए हैं। और तभी इधर हान जंग बता दी कि क्या प्रीति है, शायद मैं कुछ समय पहले जीत गया था, लेकिन यहाँ पर मैं पिघल गया। और तभी अचानक से उसे देखते जिया हुआ बता दी कि हे डाक्यून। तभी इसी चीज को देखते हुए हान जंग बता दी क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। डाक्यून बता दी कि हाँ हम लोग बाई चांस कल मिले थे। इस बात को सुनता हुआ कहने लगती कि क्या कल मिले थे तुम दोनों। वो कहते हाँ नेवर माइंड। तभी इस बात को सुनता हुआ जिया हुआ बताता है कि मैं दूसरे लोगों को चीजों को छूना पसंद बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, बट इट्स अनोइंग, ये देखना अनोइंग है। इस चीज को सुनता हुआ हान जंग बताता है कि क्यों। तो जिया हुआ बताता है कि क्या तुम्हारे साथ जो लड़कियां का जो रिश्ता होता है ये कभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। आई डोंट थिंक यू इवन कंसीडर द न्यू स्टूडेंट, मतलब मैं बिल्कुल भी इस चीज के बारे में नहीं सोचा था। इस बात को सुनता हुआ हान जंग बताता है कि क्या तुम जेलस फील करो। वो बताने लगता है जिया हुआ कि क्या तू पागल हो गया, तू नॉनसेंस की तरह बातें करना बंद करते ठीक है। और इधर डाक्यून को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये दोनों किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और तभी इधर हान जंग बताने लगते तू यहाँ पर ऐसा बात कर रहा है जिस बात का कोई सेंस नहीं बनता है, क्या तुझे दूसरे लोगों के बिजनेस में इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और इन लोगों के बातों के बीच में जो है डाक्यून बाहर निकल आ जाती है। वो सोच लेती है फाइनली मैं इन दोनों के हाथ से छूटा। और फिर तभी वो देख पाती है कि उसको बहुत ज्यादा भूख लगी है, वो अभी तक कुछ खाया नहीं है, तो उसे अभी कुछ खाना चाहिए। खैर तभी दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग उसी लड़की जियोन को देख पाती है, जो कि उसकी मोटे से दोस्त को बता दे कि हे किम सू जियोन चलो हम लोग क्यों ना बाथरूम पे जाते हैं। तभी वो लड़की बता दे कि हाँ टीचर ने मुझे बुलाया था, ओके हम लोग बाद में जाएंगे। तभी वो उसके पीछे वाले और एक लड़कियों को बता देगी कि क्या हम लोग स्कूल के बाद शॉपिंग करने के लिए चले। तो वो लड़की बता देगी नहीं मैं आज थोड़ा सा बिजी हूँ। तभी उन लोगों का क्लास खत्म हो जाती है। जियोन कर लेती कि क्लास फाइनली अभी खत्म हो गए, चलो सभी लोग हम लोग खाने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक जो लड़की रहती है वो होती है कि देखो जियोन तुम तो जानते हो कि मैं डाइट पर हूँ। और तभी यहाँ पर जो मोटी सी लड़की है वो अचानक से नाटक करने लगती है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है। वो इसी चीज से दौड़ने लगती है और उसके पीछे वो लड़की भी कहने लगती है कि रुको रुको मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। और इधर इसी चीज को देखते हुए जियोन मोने मन गुस्से में आने लगती है।
वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है ये सब कुछ। ऑब्वियसली उसने जो पी किए थे इसी वजह से सबको लोग उसे अवॉइड कर रहा है। उन लोगों को तो इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल होने की जरूरत है कि मेरे जैसा एक नोबल फैमिली के पर्सन जो है उन लोगों की फ्रेंड है। अनबिलीवेबल। मुझे अपने पापा को इस चीज के बारे में बताना चाहिए। उसके पापा को फोन करना ही चाहता है, लेकिन इस दिस मॉर्निंग उसके पापा ने उसे बताया था कि देखो प्रिंसेस, क्या तुम आप मेरी कंपनी के बारे में जानते हो? क्या अभी फाइनेंशियल थोड़ा सा रिसेंटली प्रॉब्लम चल रहा है, क्या प्लीज क्या तुम थोड़ा सा अभी शॉपिंग में एडजस्टमेंट कर सकते हो, जस्ट अबाउट 30 मिलियन और। तभी इसी चीज से सुनता हुआ वो सोचने मतलब कहने लगते हैं कि क्या ये भी मनाने का कोई तरीका होता है पापा? उसके पापा बताए आई एम सॉरी प्रिंसेस बट आई एम रियली टायर्ड लेटली। और तभी इसी चीज को सोचते हुए यहाँ पर जियोंग सोचने लगती है कि क्या सचमुच उन लोगों को इस चीज के बारे में पता चल गया है कि हमारा कंपनी अभी स्ट्रगल कर रही है। डैम, मुझे सचमुच अकेले लंच करने जरूरत होगी, मतलब लंच करना पड़ेगी। और तभी वो अंदर की तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी वो वहाँ पर दाकियों को देख पाते जो कि वहाँ पर खा रही थी। तो इसी चीज को देखते हुए सोचने लगती है कि अरे बाप रे, वो अभी भी इस जगह पर लंच कर रहे हैं नॉर्मली, जैसे कि वो वून जोंग को कल बहुत ज्यादा पीटा था उसके बावजूद भी। तो मुझे लगती है कि वो एटलीस्ट लेवल 2 का तो होगा ही। और फिर वो भी उसके सामने खाना लेकर आते हैं। और तभी उसी चीज को देखते हुए दाकियों उसे कहने लगती है कि अभी क्या हुआ तुम्हारा, और तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है? इसी बात को सुनते हुए जियोंग बदल कि मेरी कोई दोस्त नहीं है। तो ओ अच्छा ऐसा बात है। तभी दोबारा से जियोंग गुस्से में आकर बताती कि मैंने बताया ना कि उन लोगों की मेरे कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे सचमुच इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं कि मेरी ये फैमिली कंपनी की वजह से ये ऐसा हो रहा है, ये स्ट्रगलिंग कर रही है, कुछ और वजह से ये सब कुछ हो रहा है, सब लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। यानी कि वो दाकियों को बहुत ज्यादा दोस्त देने लगते हैं और बहुत ज्यादा रोने भी लगते हैं। तभी दाकियों उनसे बताते हैं कि ओके ओके बाबा ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जियोंग ये भी बता देती कि वो लोग आखिरकार मुझे अपना दोस्त, मतलब वो लोग अपने दोस्त को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, वो लोग अपने आप को मेरे दोस्त कैसे कह सकते हैं, और वो लोग मेरे साथ ऐसा चीज कैसे कर सकते हैं। और इधर दाकियों तो उसको देखते हुए सोचने लगते हैं कि वो एक ही समय रो रहे हैं और एक ही समय खाना भी खा रहे हैं, ये कैसे हो सकते हैं। और तभी यहाँ पर जियोंग दाकियों को बता देती कि चलो स्कूल के बाद बाहर जाके हम लोग थोड़ा सा हैंग आउट करेंगे। और तभी इसी टेस्ट को सुनता हुआ दाकियों मन ही मन सोचने लगती है अगर मैं उसे नो कहूँ तो शायद इसी वक्त वो रोक देंगे। और तभी वो बताने की सॉरी बट आई एम बिजी। वो बताते कि हे तुम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। और इसके बाद को सुनता दाकियों मन ही मन गुस्से में आ जाती है और सोच लेती है कि क्या मुझे सचमुच उसको पंच मारने की जरूरत है। और फिर वो बता लेती है कि मैं तुम्हारे साथ आज जाऊंगी और जाकर तुम्हारे साथ फोटो खींचूंगी और इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करूंगी। उन लोगों को मैं ये दिखाऊंगी कि उन लोगों के बिना भी मैं चल सकती हूँ। क्या तुमने सुना कि मैं अभी अभी क्या बताया? तुम्हें बस आज मेरे साथ जाना ही होगा। और इसी बात को सुनता हुआ यहाँ पर दाकियों मन मन सोचने लगती है कि शायद मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया मौका होगा लड़के के बारे में जानने के लिए। वो बताएगी फाइन। इस बात को सुनता हुआ खुश हो जाता है। कुछ समय के बाद सीन शिफ्ट होता है, स्कूल खत्म हो जाता है, वो दोनों निकल पड़ते हैं। और ये बजियों बताते चलो अभी हम लोग चलते हैं। कुछ समय के बाद एक बहुत बड़ा बिल्डिंग के सामने वहां पर आ जाते हैं। यहाँ पर आते दाकियों मन मन सोच लेती है कि चलो मतलब वो सोच लेती है क्या सचमुच ये जगह मेरे लिए मतलब अच्छे होंगे। और फिर हम लोग कुछ समय के बाद देख पाते हैं कि वो दोनों बहुत अच्छी तरीके से ड्रेसअप करते हैं। तो जियोंग दाकियों से पूछ लेती है कि तुम इस चीज के बारे में क्या सोचते हो, क्या ये ड्रेस बहुत ज्यादा प्रिटी है ना? वो भी यहाँ पर दाकियों उसे बता देती कि हाँ ये तो बहुत अच्छे है लेकिन इट्स बीन 3 आवर। इस बात को सुनता हुआ जियोंग बता देती क्या तुम थके हुए हो? देखो तुम्हारा जितना अपीयरेंस है उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें वीकर लग रहा है। रियली? हाउ अबाउट इट? यानी कि उसे एक ड्रेस ट्राई करने के लिए कहते हैं। और तभी हम लोग देख पाते हैं यह पर दाकियों भी एक ड्रेस को ट्राई करते हैं और इसी चीज से मतलब इसी ड्रेस से उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। और यहाँ पर जो जियोंग है वो बताने लगी थी कि हम दोनों जो है इसी जगह पर ये ड्रेस पहनेंगे। और इसी चीज से जो है दाकियोंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और ये पर जो स्टाफ होती है वो बता दे कि मैडम आपके टोटल बिल होते हैं 9,70,000 मतलब 765,000 ऐसी। और इसी चीज से वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि इतनी ज्यादा पैसा। और यहाँ पर जियोंग बता दे कि ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है क्योंकि अभी हम लोग दोस्त हैं। हालांकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा एक छोटा सा गिफ्ट है बट तुम्हें ये चीज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। चलो फिर अभी हम लोग डिनर करने के लिए चलते हैं। और इसी चीज को सुनता हुआ दाकियोंग मन मन सोचने लगी कि क्या मैं सचमुच उसे थोड़ा सा गलत समझ रहा था। खैर उसके बाद वो लोग एक जगह पर जाके खाने लगते हैं। तो दाकियोंग जब वहां पर खाने लगती है कि ये खाना उसे बहुत ज्यादा डिलीशियस लगती है। तो तभी दाकियोंग उसे कहने लगी तुम मुझे ऐसे देख क्यों रहे हो? तभी जियोंग उसे बताने लगी कि चलो तुम मुझे सच बताओ क्या तुम लेवल 1 के हो राइट? दाकियोंग उसे बताने लगता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी इसी बात को सुनता हुआ उबर लेते कि हे क्या ऐसा भी हो सकता है कि तुम यहाँ पर किसी सीक्रेट रखने की कोशिश करो ताकि कोई ना इस चीज के बारे में पता चले किसी को भी। और देखो वून जोन भी इस चीज को इतनी ज्यादा आसानी से नहीं छोड़ेंगे तो फिर तुम उसके बाद क्या करना चाहोगे? इसी बात को सुनते हुए दाकियोंग बोलने लगी क्या वून जोन? तभी वो बताने लगते हैं जियोंग कि हाँ वो जो है वूनजांग कंपनी के एक लड़का है। इस बात को सुनते हुए दाकियोंग को समझ में नहीं आता कि ये वूनजांग कंपनी क्या है। अभी यहाँ पर जियोंग उस फैमिली के यानी कि कंपनी के बारे में बात करती है।
क्या तुम इस चीज के बारे में मतलब इस कंपनी के बारे में बिल्कुल भी सच नहीं जानते? बट दरअसल ये कंपनी पिछले 20 सालों से कुछ भी इतने ज्यादा खास चीजों को एस्टेब्लिश नहीं किया था। इट्स ओनली फेमस इन रिसेंटली ईयर एंड 3 आर ए लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस भी यहाँ पर है। मतलब ये भी लोग कहते हैं कि इन लोगों के हाथ पीछे जो है करप्शन छुपी हुई है। और इसी बात को सुनता हुआ द क्यून मनीमन सोशल लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो ऊंचन है वो डेफिनेटली तो नहीं है। और तभी यहाँ पर जीवन ये भी बता देती कि देखो तुम हम लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते और हम लोग भी तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं। और तुम्हारा सचमुच फैमिली बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। तुम्हारा फैमिली कहाँ से है? क्या तुम्हारा जो फैमिली का कंपनी है वो कोई फॉरेन कंपनी है? तभी इसी बात को सुनता वो डाक्यून बता देती कि नहीं, तुम कुछ यहाँ पर गलत समझ रहे हो, क्योंकि कल जो है ली जिया वोंग उसने वून जो को रोका था। इस बात को सुनते हुए एकदम से जीवन शॉक में आ जाता है, कहती कि क्या ली जिया यूंग तुम्हें रोका था? वो बताते कि हाँ, तो इसमें क्या हुआ? और तभी वो बता देती कि देखो कोई भी उस बारे में नहीं जानता है, वो लेवल 1 है और सभी लोग उसको डरते हैं। मतलब वो एकदम लेवल 1 मतलब एकदम हायर वाला लेवल 1, वो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। ओ माय गॉड, वो सचमुच तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, व्हाट हैपेंड? और दाक्यून इस बात को सुनते हुए मन में सोच लेती कि लेवल 1 हैज नॉट बीन रिवील्ड, क्या सचमुच उसके पास इतनी ज्यादा पोटेंशियल है? तभी दाक्यून मतलब ली दाक्यून को वो पुकारने लगती कि हे, क्या तुम ली जिया हुआंग को पसंद करते हो? और इसी बात को सुनते हुए दाक्यून उसे खींचते हुए ले जा रही होती है। और तभी उसको बताने की है, तुम मुझे ऐसे बिल्कुल भी फूल नहीं बना सकती हो, मैं तुम्हें मदद कर सकती हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन दाक्यून उसे बताया कि तुम पागलपना बंद करो और यहाँ से निकलो। और फिर वो लोग वहां से बाहर निकल चले जाते हैं। तो जैसे जीयूंग बाहर चले आती है, वो बताने लगी कि देखो आज हम लोगों ने जितनी भी सारे बातें किया वो सब कुछ बातें आज सीक्रेट ही रहेंगे, ठीक है? तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी खास ज्यादा जरूरत नहीं है। और तभी इस बात को सुन रहा दाक्यून मन ही मन सोच रही थी कि यहाँ पर जितना भी ज्यादा कुछ चीजें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी उतनी ज्यादा चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जा सकती है। और तभी यहाँ पर जीवन उसे कहने लगती तुम कहाँ पर रहते हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। वो बताइए इसका कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनता हुआ जीवन बताइए कि अच्छा तो फिर तुम अपना प्राइवेट ड्राइवर को बाद में बुलाओगे? ठीक है, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है? तुम घर पहुँचने के बाद मुझे कॉल कर देना, ठीक है? खैर इसी बात को वो कहते हुए चले जाती है। और यहाँ पर हम लोग दाक्यून को देख पाते जो कि बहुत ही ज्यादा थकी हुई है। वो सोचने लगती है कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा थकी हुई, लकीली आई हैव सम न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि आज मेरे पास कुछ नया इन्फॉर्मेशन है। तो अभी वो जो है वून जोंग को अपना लिस्ट से हटा सकते हैं। नेक्स्ट ली जिया हुआंग, वो लेवल 1 का है, वो अभी तक अपने रिलेवेंट नहीं है, ही इज रियली पोटेंशियल और सिर्फ अभी तक इतना ही मेरे पास है। और फिर अभी वो अपने पैर की तरफ देखते हुए सोचने लगती है कि अभी मैं इस पैर से अपनी ऑफिस तक कैसे वापस जा सकती हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसी जगह पर जिया यूंग आ जाती है और आते ही उसे कुछ बैंडेड देकर बताने लगता है कि जस्ट मैं इसी जगह से जा रहा था, तुम इस चीज को यूज कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं दाक्यून भी उसके दिया गया इस बैंडेड को इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करते हुए ये भी सोच लेती है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो कि इसे इस्तेमाल करती है। और फिर जैसे उसकी लगाना खत्म हो जाता है वो उसे रिटर्न देने लगती है कि हाँ मेरा अभी हो गया, तो मैं था शुक्रिया। लेकिन वो जैसे ही देने वाले होते हैं देख पाते हैं कि वो बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं। तभी वो उसके पीछे पीछे जाते हैं और जाते हुए उसके हाथ खींचते हुए बताती कि हे मेरा भी हो गया है, तुम इसे ले सकते हो। लेकिन हाँ उसे जो है जिया हुआंग बता लेते हैं कि बट आई ऑलरेडी गिव इट टू यू, तो फिर तुम अपने पास ही इसे रख सकते हो। लेकिन दाक्यून बोले कि नहीं तुम वेट थैंक यू, बट मैं तुम्हारे लिए एक कप कॉफी दे तुम्हें, मतलब वो एक कप कॉफी उसे ऑफर करता है पिलाने के लिए। व्हाट डू यू थिंक, तुम इस चीज के बारे में क्या सोचते हो? और इसी बात को कहते हुए वो बिल्कुल सोचने लगते हैं कि ये चीज सचमुच मेरी पर्सनालिटी के ऊपर सूट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और तभी इसी चीज को देखते सुनते हुए यहाँ पर जो जिया हुआ है उसी बारे में बात सोचने लगते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब हरकत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और फिर वो बताने कि ठीक है फाइन, मुझे यहाँ पर कुछ चीजों को चेक करने की जरूरत है। सबसे पहले आई एम नॉट गोइंग टू द कॉफी शॉप। वो बताते कि हाँ, लेकिन तभी वो बताने कि जिया होंग चलो तो फिर तुम मुझे फॉलो करो। और तभी यहाँ पर दिया मतलब दाक्यून मन मन सोचने लेती है कि क्या सचमुच ये चीज मेरे पर्सनालिटी के ऊपर सूट करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग एक कॉफी शॉप के अंदर चले जाते हो। वहां पर जाते ही एक स्टाफ आके उन लोगों को सर्व कर देते हैं कि आपका ऑर्डर दिया गया हुआ ड्रिंक और डिजर्ट आपके पास है। और इसी चीज को बहुत ज्यादा डिलीशियस सोचते हुए बहुत ज्यादा उसके खाने के ऊपर टूट पड़ता है दाक्यून। और दाक्यून जब इस खाना को खा रही थी, खाते हुए सोच रही थी कि सचमुच कोई इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग टेस्टी डिलीशियस खाने को कैसे बना सकते हैं, उन लोगों के दिमाग में इतनी ज्यादा आइडिया कहाँ से आ सकते हैं। ऑलराइट अभी शांत होने की जरूरत है, मुझे अभी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, मुझे अभी उसके साथ बात करने की जरूरत है। और फिर वो उसे बताने लगती जिया हुआंग कि तुम क्या हमेशा इधर से घूमते हो? तो वो वहाँ पर कुछ खास जवाब नहीं देते हैं। इसी चीज से वो परेशान हो जाता है दाक्यून। वो सोच लेते कि क्या वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मुझे और कोई बात पूछने की जरूरत है। और तभी अचानक से उसे जिया हुआंग बताने लगे चलो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। इस बात को सुनता हुआ
दाक्यूंग बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है और तभी वहां पर जिया होंग उसे बता देती कि तुम्हारा कोई भी ट्रांसफर रिकॉर्ड नहीं है, नो बैकग्राउंड, नो इन्फॉर्मेशन, सस्पिशियसली प्रोफेशनली इन कमांडो मार्शल आर्ट्स। यानी कि वो जो चीज किया था, मारपीट किया था, वो कमांडो मार्शल आर्ट्स का ही। क्या उसे वो ये भी बता दे कि क्या तुम्हें सचमुच ये लगता है कि तुम इस चीज को हाइड कर सकते हो? चलो तुम मुझे सच बता जाओ, मतलब कुछ भी चीज होने से पहले तुम सच मुझे बता दो। और इसी चीज को सुनता हुआ अभी दाक्यूंग मन में सोच रही थी कि ये लड़का, वो ये सोच रही थी कि मुझे बिल्कुल भी इस चीज के बारे में डर नहीं था कि मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, लेकिन इतनी ज्यादा जल्दी हो जाऊंगी मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं थे। और मोर इम्पोर्टेंटली वो इतनी चीजों के बारे में कैसे जानते? नहीं, मुझे अभी इस वक्त में शांत रहने की जरूरत है। अगर वो उसे सब कुछ चीजों के बारे में पता है तो फिर वो बिल्कुल भी ऐसे नॉर्मल एक्ट तो नहीं करेंगे। वो अपना नाइफ को बाहर निकालना चाहते हैं लेकिन वो रुक जाता है। वो कहते हैं कि ये रिस्की हो सकती है। गाइस अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या उसके इतनी ज्यादा जल्दी उसको एक्सपोज कर देगा या वो रिवील हो जाएगा, या तो यहाँ पर कुछ खतरनाक ट्विस्ट भी आ सकता है कहानी में? तो ये चीज हमें तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज यार लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और मुझे बताना कि आगे मैं इसे एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मेंबरशिप लेना अगर हो सके तो।